और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा। जयराम विलास पासवान बोल रहे हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई इनकम की सीमा नहीं है, इसलिए 5,000, 10,000, 15,000 की जो बात उन्होंने कहा वो क्या कहते हैं कि गलत है। दूसरा जो ओबीसी का है उसका आय का सीमा 8 लाख है। ये नहीं है कि 8 लाख में कितने लोग आते हैं, 8 लाख तक है, 8 रुपया से लेकर के 8 लाख तक। उसी तरीके से जो अभी क्या कहते हैं कि जो आया है उसकी भी सीमा जो है 8 लाख है तक है और 5 एकड़ है, मतलब 5 एकड़ तक। प्लीज अपनी जगह बैठे प्लीज। देखो तुम बेटी के माननीय मंत्री जी आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। इसलिए करूंगा कि अपनी जगह बैठे प्लीज प्लीज तो प्लीज मैं एक मिनट इधर से कोई मत बोलिए ना, बोलने दीजिए अपना, शांत हो जाएंगे ना। तो मैं लेट हिम फिनिश, आई विल कम, लेट हिम फिनिश प्लीज। मनोज देखिए, आई विल कम। मिश्रा जी मैं आऊंगा, मैं कहूंगा, जहां साहब मैंने कहा मैं आपको कहूंगा पॉइंट आउट, प्लीज आप बैठे। तो आप दूसरी बात जो है, देखिए हम लोग सब लोग एक ही परिवार के रहे हैं और आप लोग लड़ते मंडल में, हम लोग साथ में लड़े हैं और ठीक कोई बात नहीं है, चल ठीक है, ठीक है। कृपया आपका बोलने का समय। माननीय राम विलास जी की बात क्या कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोले, सुनिए आप बोले। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि जो 10% का दिया गया है मंडल कमीशन के जज ने जो है उसको कहा इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात को भूल गए कि मंडल कमीशन के सामने में जो है संविधान की धारा 16(4) था और 16(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए है और इसलिए सुप्रीम अभी तक जो है संविधान की धारा 15 में या 16 में आर्थिक आधार नहीं जोड़ा गया था और इसलिए उसने कहा कि हमारे सामने में सिर्फ 16(4) है और इस 16(4) में जो है उसको हमको जजमेंट देना है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण लिखा हुआ है, वो आर्थिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि इसमें नहीं आ सकता है और इस आधार पर उन्होंने कहा कि वो असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में नहीं है। अब ये संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है, जो 15(6) है और 16(6) में आ रहा है, तो अब वो संवैधानिक हो जाएगा और जब संवैधानिक हो जाएगा तो वो जो असंवैधानिक कहा जा रहा था वो मामला जो है खत्म हो जाएगा। तीसरा चीज क्या कहते हैं कि जो 50% तक आरक्षण का मामला है वो भी 50% तक आरक्षण जो है वो भी जो है 16(4) के अंतर्गत था, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है पिछड़े क्या कहते हैं पिछड़े हुए हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के कहते हैं कि जो है समुदाय के लोग हैं उनके लिए था। लेकिन उसके अलावे ये जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है या इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं कि जो है वो उसके अलावे है और वो संवैधानिक है। इसलिए नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है जब कहा था उसको नोटिफिकेशन किया था तो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि ये मामला जो है चूंकि हम 16(4) को देख रहे हैं, संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप संविधान में जुड़ गया है तो कोई भी आदमी कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जब जाएगा तो वो सीधे क्या कहते हैं कि संवैधानिक बन जाएगा। और उसके अलावे भी हमने मांग किया है, हम देखिए उपाध्यक्ष जी, मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूं। 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति का, तो जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसका क्राइटेरिया सामाजिक है। वो पहले आज जो दलित जिसको कहते हैं, हालांकि दलित जो है अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जाति की उत्पत्ति कहां से हुई? ये पहले अछूत थे, इनको छूना पाप माना जाता था। इस देश में चींटी को चीनी खिलाया जाता था, लेकिन जो है अछूत को जो है दलित को जो है कहा जाता था अछूत है,
इससे छुआछूत रखा जाता था। तो जब पहला आरक्षण जब हुआ, हालांकि 42 से शुरू हुआ, अरे क्यों हल्ला करती हैं? कृपया इस तरह से हस्तक्षेप करना सही नहीं है आप। तो उसके बाद जो है, जब उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है कि आए, जब क्या कहते हैं कि जब जो है आजादी की लड़ाई क्या कहते हैं कि हुई चली, तो महात्मा गांधी जी ने जो है इसका नाम हरिजन रखा। लेकिन हुआ कि हरिजन अनपार्लियामेंट्री शब्द है, और दक्षिण भारत में जो देवदासी होती है उसके जो बच्चे होते हैं उसको हरिजन कहा जाता है, इसलिए असंसदीय है। तब उसको क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कहा। शेड्यूल कास्ट का मतलब है कि वो कास्ट जो संविधान के शेड्यूल में है। तो इसलिए जो इसका आरक्षण है, इसके आरक्षण में जो है कहीं कोई सामाजिक आर्थिक आधार, ये सही नहीं है। कृपया बोलने दे, कृपया उन्हें बोलने। हाँ आ गए। नहीं बैठकर बीच में बिना अनुमति बीच में बोला सही नहीं है। कृपया बोलिए। तो उसमें भी जो आपको मालूम है कि जो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला, वो पहले हिंदू जो अनुसूचित जाति के थे उनको दिया गया, फिर बाद में उसमें जो है सिख को जोड़ा गया, और फिर बाद में जो है 1990 में जो है उसमें जोड़ा गया नवबुद्धों को। फिर उसके बाद जो मंडल कमीशन के संबंध में कहा गया कि 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया। 80 में देने के बाद 10 साल तक क्या कहते हैं कि वो रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। और जब आपका जब मौका आएगा तो आप बोलेंगे, आपका जब मौका आएगा तो बोलेंगे, आपका जब मौका आएगा तो बोलेंगे, आपका मौका आएगा बोलिएगा। देखिए आप बोलिए। मंडल कमीशन इनको कहिए कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उनको मालूम है। आप कृपया अपनी जगह पर बैठे, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कृपया हस्तक्षेप न करें। तो इसलिए जो है 1989 में हम उस समय में मंत्री थे, और बीपी सिंह जी की जब सरकार बनी तो उस समय में जो है मंडल कमीशन को लागू किया गया। और उस समय में भी हम लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक आधार पर हो, लेकिन जैसा कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा था 16/4 को, और उसमें नहीं था, वो था। अब तीसरा जो मामला है वो है आर्थिक आधार का। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने हमेशा से कहा है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी क्या कहते हैं कि विशेष अवसर मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब होता है विशेष अवसर होता है। और जितने भी लोग हैं यहाँ क्या कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि जितने भी बीएसपी में क्या कहते हैं कि नेता हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी में थे जनेश्वर मिश्रा जी, हम लोगों के पार्टी में क्या कहते हैं, चाहे मधुल मिया हो, मामा बालेश्वर दयाल हो, एसएम जोशी हो, राजनारायण जी हो, ये सारे के सारे लोग ऊंची जाति के लोग थे। और उन लोगों ने कहा था कि ऊंची जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जब 100 में 60 का नारा दिया था तो पहले कहा कि इनको नमक बनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नमक अपने ऊपर में घमंड नहीं कर बैठे कि हम ही स्वाद को बनाते हैं बिगाड़ते हैं, उनको खाद बनना चाहिए। तो वो खाद बनते रहे, और खाद बन करके जो है ये क्या कहते हैं कि है इन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी में हर पार्टी के लोगों ने जो मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आप अगर जो सदन में नहीं है उनका नाम ले रहे तो अदब से नाम ले। अच्छा ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहन मायावती जी, और आप इस तरह से अगर बात कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के बात करिए। सॉरी आप गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिए। अरे हमने सुनिए, हमने कहा दिया, आपने कहा मैं बहन, मेरी प्यारी बहन मायावती जी, जिनको आप लोगों ने वो उनकी वजह से आज आप बैठे हैं। हाँ ठीक हो, मैं आप अपनी बात कहें हो।
माननीय मिश्रा जी और अन्य प्लीज 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 आप माननीय पासवान जी की बातों के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप कहें उसमें मैं तो कहा ना, मैं कृपया कृपया बैठे बैठे। अध्यक्ष जी मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं एमएलए बना था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में और ये 50वां साल है। अब वो यदि कोई कहते हैं कि फलना आदमी हमको राजनीति में लाया है तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये रिकॉर्डेड चीज है कि मैं 1969 में एमएलए बना, आज 50 साल हो रहा है और कौन लाए किसको नहीं लाए हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ऊंची जाति के लोग थे हर पार्टी में, उन लोगों ने आज तक खाद बनने का काम किया और उन लोगों की हमेशा उन लोगों ने जो है अपने ही जाति के लोगों से गाली सुनने का काम किया। और आज यदि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए जिनके पास में आजादी के समय में 10 बीघा जमीन था, आज उसके पास में 5 कट्ठा जमीन है, वो भी क्या कहते हैं कि आज गरीब हो गए हैं। और संविधान में क्या कहते हैं, गरीब की बात की जाती है और हमेशा हम लोग कन्फ्रंटेशन होते रहता था। जब दलितों का आरक्षण का मामला आया था तो सब लोग कहते थे कि पिछले मंडल कमीशन के समय में कहते थे कि मंडल कमीशन को आप क्यों सपोर्ट करते हो। हम लोगों ने कहा कि डबल लॉक लगेगा, नहीं तो क्या कहते हैं आरक्षण खत्म कर देगा कोई। तो हम लोग मिल करके क्या कहते हैं कि लड़े। और आज क्या कहते हैं कि जब ऊंची जाति के गरीब का मामला आया है तो प्लीज टेक योर सीट। सब लोगों का यू आर सच ए सीनियर मेंबर मिस्टर रंगराजन, यू आर सच ए सीनियर मेंबर, यू प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। हम सब लोगों का फर्ज बनता है, हम प्लीज टेक, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम सब लोग मिल करके जो है हम लोग लड़ने का क्या कहते हैं प्लीज आवाज करें। दूसरा जो है, मंडल कमीशन के समय में मंत्री था तो मैं आपसे I'll come to you. Let him finish. I'll come to. Please आप please complete. तो I'll come. Let him complete. तो उपाध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का सवाल आता, I'm coming. I've already told you, Mr. Rangarajan. Please. जब नरेंद्र मोदी जी का सवाल आता था तो सब लोग यही लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और जब क्या कहते हैं कि जब हम लोगों ने दलित जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट दिया जो बीएसपी की नेता सुप्रीमो ने अपने जो 2007 में जो है जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने कहा था इसका मिसयूज हो रहा है और इसमें संशोधन होना चाहिए और एक गिरफ्तारी के पहले इसका क्या कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। उसी के आधार पर उन्होंने दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है जब पास करके दोनों सदन में Yes, I'm telling you, just I'll come back. के खिलाफ में लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू किया, कुछ लोगों ने, सब लोग चुप्पी लगा दिए, सब लोग कोई बोले नहीं कि क्यों आप कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आसान है, कहना बड़ा आसान है और करना क्या कहते हैं बड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने यदि कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ में दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। बाबरी बहुत हल्ला हो रहा था, राम मंदिर। प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही हमको मान्य होगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए थे तो संसद भवन के सामने में उन्होंने कहा था कि ये संसद हमारा मंदिर है और संविधान हमारा धर्म है, हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। इसलिए ये लोग हम कहना चाहते हैं, मैं देखें अपनी बात कहें। अध्यक्ष जी I'm coming.
उपाध्यक्ष जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी को मैं नहीं जानता हूं किस जाति के हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी ऊंची जाति के लोग रहे हैं और सारी ऊंची जाति के रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है ऊंची जाति के लिए आरक्षण की बात नहीं की, गरीब लोगों के लिए। और आज एक गरीब का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा यदि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की बात कर रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये आरक्षण दलित आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को काट करके नहीं हो रहा है, ये अलग से क्या कहते हैं दिया जा रहा है। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, लोगों के मन को टटोलिए। कल से जब मामला आया है, सामाजिक समरसता इस तरीके से समाज में हो गया है कि सब लोग खुद एक साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग, सब लोग एक साथ मिल करके जो है सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं, हाँ हम जरूर चाहते हैं कि ये जो 60% आरक्षण है, ये 60% आरक्षण के खिलाफ में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए। उसके लिए हम लोग जरूर चाहते हैं कि इसको संविधान की जो है 9वीं सूची में डाला जाए। हम ये भी चाहते हैं कि नौकरी कम हो रही है तो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो। हम ये भी चाहते हैं कि जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, जिसमें हर तबके के लोगों को, दलित, पिछड़ा, ऊंची जाति में जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको भी आने का मौका मिले। लेकिन आज ये बिल आया है, इसको आप पास कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, फिर दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सारी चीज को हम लोग लागू करेंगे। मैं माननीय सतीश मिश्रा जी को आमंत्रित करूं। इसके पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर श्री मनोज झा जी, फिर मैं आऊंगा प्लीज। माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मनोज झा जी प्लीज। प्लीज अंडर 239 ऑनरेबल मिनिस्टर जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। सर, हमारे नेता ने एक एक मुद्दे को वहां विरोध किया लोकसभा में और वोटिंग आपके फेवर में नहीं की है। नंबर 1, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, रामविलास जी बहुत आपने काम किया है, लेकिन एक वर्ड्सवर्थ की कविता है, फॉर हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स। हो गया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया। मिस्टर रंगराज प्लीज। डेप्यूटी चेयरमैन, through you, no point of order please, through you, under 239, same, yes, my question is, तो वोट करो, अच्छा लगा। sir, my question through you is whether this 239 to Ramvilas Paswan, honorable minister, whether his government, NDA government under Narendra Modi, are you now supporting Mandal Commission report fully? Please reply. Point of order, no point of order. माननीय सतीश मिश्रा जी, प्लीज। गुड। माननीय सतीश मिनट। मनोज जी ने वर्ड्सवर्थ के नाम के बाद जो शब्दों का उल्लेख किया है वो गंभीर आपत्तिजनक है। वो हम लोग देख लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, अगर असंसदीय होगा तो हटाया जाएगा। रामविलास जी एक वरिष्ठ नेता है, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अगर वो शब्द असंसदीय होंगे तो उसको हम नियम के तहत कार्रवाई करेंगे। माननीय सतीश जी प्लीज। माननीय सतीश जी, हम लोग सब लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन रामविलास जी आपसे बहुत सीनियर है, उनका लंबा अनुभव है। शब्दों का प्रयोग किया है बहुत गलत है। कृपया आपस प्लीज, आपको मैंने समय दिया, आपने बोल लिया, प्लीज बैठे। माननीय सतीश मिश्रा जी। अध्यक्ष जी, कल लोकसभा के रिजल्ट का सबके पास में खाका है। 3 एमपी ने सिर्फ विरोध में वोट दिया था और तीनों एमपी में ओबीसी थे और 2 और थे। उसमें राष्ट्रीय जनता दल नहीं था, ये मैं कह सकता हूं कि विरोध में नहीं था। और जो वहां बोले थे उन्होंने कहा था कि अगर मगर जरूर लगाया था, लेकिन कहा मैं सपोर्ट करता हूं। यदि इनके 4 एमपी थे विरोध करते और ओबीसी होता तो 3 ही विरोध कैसे होता। प्लीज, माननीय सतीश जी के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। माननीय सतीश जी
माननीय सतीश जी, आप बैठिए, कृपया बैठे। आप सर हाँ, बोले आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। कैसे बोले सर? जिसने चेयर से अधिकृत जो नहीं है उसकी बात नहीं जाएगी, आपकी ही जाएगी। माननीय सतीश जी, हमारा टाइम प्लीज सेट कर दीजिएगा सर। नहीं, आप बोले, आपकी बात, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं है। माननीय सतीश जी, आप बोले, आप कह दीजिए, रिक्वेस्ट कर लिए। आपके कहने के बाद मैंने नंबर, मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप बोले प्लीज, नहीं तो मुझे बात होकर दूसरे स्पीकर को कहना पड़ेगा। आप बोले, आप कृपया बैठे अपनी जगह। सर, आई थिंक यू सेट द टाइम। आप बोले सर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार नहीं अनेकों बार इस बात की ले कह चुकी हैं कि जो गरीब हैं, सवर्ण जाति के गरीब हैं, उनका भी आरक्षण होना चाहिए। और ये बात कोई उन्होंने बाहर नहीं, पार्लियामेंट में यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ पर भी अनेकों बार इस बात को कहा। लेकिन और इसीलिए हम इस बिल के समर्थक में हैं। पर एक शब्द है लेकिन, जिसके लिए कि बहुत ही एतराज है हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर साहब को, तो इसलिए लेकिन वर्ड ना करके परंतु का इस्तेमाल करेंगे। परंतु इस बिल को आप कब लाए और किन परिस्थितियों में लाए और कैसा बिल लाए, ये चीज तो चर्चा होगी ही। उसके पहले मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि यहां पर माननीय मंत्री पासवान जी भी हैं, माननीय लॉ मिनिस्टर साहब भी हैं, माननीय गहलोत साहब भी हैं, एक चीज को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों से जानना भी चाहूंगा कि आपने ये कहा कि अब की बार संविधान में हम जो है संशोधन करके लाए हैं, इसलिए इंदिरा साहनी के केस का कोई असर नहीं होगा। और इंदिरा साहनी में जो कहा गया है ये वो संवैधानिक चीज को नहीं उन्होंने कंसिडर किया था और उसको उन्होंने, लेकिन उसी इंदिरा साहनी में 50% के बारे में इंदिरा साहनी में कहा गया। और आपने कहा कि चूंकि 50% कहा गया, माननीय रामगोपाल यादव जी ने जब कहा, और पहले भी आपने कहा कि हम उसको नहीं बढ़ा सकते, इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इंदिरा साहनी में कहा गया है कि 50% नहीं बढ़ा सकते। जब आप संविधान में संशोधन ला सकते हैं इस बात का, और जिसका कि हम स्वागत कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि लाइए, तो आप संविधान में ये संशोधन क्यों नहीं लाते हैं कि आप 50% से ज्यादा उसको बढ़ाइए और सुप्रीम कोर्ट को इसको तय करने दीजिए कि अब ये संवैधानिक हो गया है। तो इसका जवाब मैं जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपने माननीय पासवान जी ने रिजर्वेशन अपर कास्ट के बारे में कम बोला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के बारे में ज्यादा बोला। इसलिए मैं उनसे ये प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि आप पिछले 5 वर्षों से मंत्री हैं, आप 5 वर्ष से यहाँ पर सरकार में हैं, आप इतने शुभचिंतक नजर आ रहे हैं, दलितों की बातें आप अभी कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आप 5 साल से कहां डाले हुए हैं? आप मंत्री बन करके आप वहां क्या कर रहे थे? यहां से बिल पास होकर के वहां भेजा गया और भेजने के बाद आपने एक बार भी उसमें अटेम्प्ट किया कि आप इस रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल को वहां से पास करा करके, और जो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसकी वजह से उसको नलिफाई कर दिया गया था, उसको आप रिस्टोर कर पाए? आपने नहीं किया। और आप आप हमारी बात बोल लीजिएगा, मैं आपसे 2-4 सवाल और भी करूंगा ना, इसलिए आप थोड़ा सा सब्र करिए। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि, और तीनों मंत्री जो बैठे हैं आगे, कि जब आप संविधान में संशोधन करके ये ला रहे हैं तो उसको कब ला रहे हैं? आप संविधान में संशोधन करके बैकवर्ड क्लास और दलित के जो लोग आज जनगणना के हिसाब से जितना उनका होना चाहिए उसको बढ़ा करके कब लाएंगे आप? और वो क्यों इस संख्या के हिसाब से ला रहे हैं? उसमें आपको क्या इतराज है और क्या दिक्कत है, इसको जरूर बता दें, जिससे कि सदन को भी मालूम हो जाए और इस देश के जो करोड़ों दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको भी मालूम हो जाए कि आप इसको क्यों नहीं ला रहे। आपने अपर कास्ट के रिजर्वेशन को आप लाए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप, हमारी नेता कहती है जो गरीब लोग हैं अपर कास्ट में उनके लिए आरक्षण लाइए, और हम समझ रहे थे आप उन्हीं के लिए आरक्षण लाएं, लेकिन आप उनके लिए आरक्षण तो नहीं ला रहे हैं। आप
इसमें तो अभी आप एनेबलिंग प्रोविजन दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब हम एनेबल कर रहे हैं कि इस तरह का जो स्टेट्स हैं वो अपने कानून बना सकते हैं। आप वो कानून कब बनाएंगे? वो कानून में आप क्या लाएंगे? उसमें किसको आप इंक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। ये तो अखबार पढ़ के सब लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि उसमें 8 लाख है, उसमें 5 बीघा, लेकिन अभी तक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात नहीं कही और ना ही आपने कोई दस्तावेज यहाँ पर रखा है जिसमें कि आप ये क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर रहे हो, बल्कि आपने हर स्टेट के लिए कह दिया है कि वो लोग डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस कानून को सिर्फ और सिर्फ आज छलावे के तौर पे आप इलेक्शन पर्पस से लाए, जब आखिरी दिन जो कह रहे थे, जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आखिरी बॉल पे छक्का मारा है और ये भूल गए कि छक्का आपका बाउंड्री के पार नहीं जाने वाला है। आपने लगान फिल्म देखी है, वही होने जा रहा है जो कि लगान फिल्म में हुआ था और इसलिए आपको आउट होना है। और ये भी समझ लीजिए आप कि ये बिल भी आज आप जो मजबूर हुए लाने के लिए, ये बिल आप क्यों मजबूर हुए लाने के लिए, ये बिल आप आखिरी दिन क्यों लाए? उसके 1 दिन 2 दिन पहले आपको भी नहीं मालूम था, आपको भी कैबिनेट में जाके पता लगा कि ये आ रहा है, जितने मंत्री जी हैं उनको भी नहीं पता था। और वो इसलिए आया क्योंकि 2 दिन पहले 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 पॉलिटिकल पार्टीज के मिले और उसमें नए साल में मिले और उसका इतना असर हुआ कि आप कई लोगों से आपने कोalition करना शुरू कर दिया, कई एजेंसीज को पकड़ लिया आपने, और इतना ही नहीं, आप इतने दहशत में आ गए कि आपने रातों रात बैठ करके इस तरह का एक बिल बनाया। लेकिन चलिए, इसी मजबूरी में बनाया आपने, कम से कम ये बिल बनाया है, इसको लेकिन ठीक करिए और गरीबों के लिए बनाइए, उनको अमीरों के लिए ना बनाइए। ऐसा ना करिए कि जो 50% हैं, जो जिसमें कि रिजर्वेशन है आज अपर कास्ट के लिए, उस 50% में 3% को आप आज 40% दे रहे हैं और 10% को आप 47% लोगों को आप 10% में डाल रहे हैं। तो इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है इस अपर कास्ट के उन लोगों को, ये तो जब वक्त आएगा तब पता लगेगा कि आपने कितना बड़ा छलावा उन लोगों के साथ इस बिल के तहत किया है। और इतना ही नहीं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो बोलना शुरू किया, झा साहब इस समय नहीं है, वो नजर आ रहा था कि जो हम बात कह रहे हैं कि बिल क्यों लाए, उन्होंने तो लग रहा था उन्होंने तो हाथी का नाम भी लिया और कहा कि हाथी का किस्सा। तो हाथी आपको आज इतना डराने लगा है अभी से, अभी तो हाथी और साइकिल की एक साथ बैठकर हुई नहीं है जो आपके सामने आए, तो उसके बगैर आपको इतनी दहशत हो गई है कि आज आप यहाँ पर चर्चा में भी हाथी का जिक्र कर रहे हैं, सपने में भी हाथी दिख रहा है, और आज आप बिल भी जो लाए हैं उसी के तहत लाने का काम किया है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसके अलावा आप जब ये रिजर्वेशन लाए थे तो आपको रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए भी लाना चाहिए, उनके लिए भी आपको लेके आना चाहिए, उनके लिए अलग से। आप कहते हैं कि इसमें माइनॉरिटीज इंक्लूडेड हैं, माननीय मंत्री जी अभी खड़े होंगे और कहेंगे कि इस 10% में सब हैं। आप इस 10% में तो आपने ये भी कह दिया, आपने उन जातियों को भी कह दिया, आपने कहा गुजर हैं। गुजर जो हैं वो तो पहले से ही बैकवर्ड हैं, क्या पूरे देश में बैकवर्ड हैं? आप जरा उसको देख तो लीजिए, क्या आप उसको बदल रहे हैं? अब आप उनको बैकवर्ड से हटा रहे हैं, उनको फॉरवर्ड में ला रहे हैं। तो देश के जो गुजर हैं उनको मालूम हो जाने दीजिए कि आप उनको फॉरवर्ड में गिनने जा रहे हैं, बैकवर्ड में नहीं गिनेंगे। आपने जाट की बात कही, उत्तर प्रदेश में पहले से ही बैकवर्ड है, तो आप उनका नाम लेके ये छलावा क्यों कर रहे हैं? आप ये वोट के नाम पे कुछ भी करिए, लेकिन इन लोगों को आप छलावा मत दीजिए। माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज को आप कहते हैं इसी 10% में वो भी इंक्लूडेड हैं। अरे आप माइनॉरिटीज को अलग से रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं? हम लोगों की डिमांड है कि आप जिस तरह से अमेंडमेंट लाए हैं, जिस तरह आप ये लाए हैं, आप माइनॉरिटीज के लिए भी लेके आइए। समय समाप्त हो चुका। हाँ, और अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 31 मिनट बचे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं उसमें रहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो जिस पर्पस के लिए आप ये लेकर के आए हैं, ये जैसे कि हम लोग भाषा यूज करते हैं कि फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रॉड ऑन द अपर कास्ट करने आ रहे हैं। और वो भी कौन से अपर कास्ट? जो कि गरीब तबका है,
गरीबों जो जिनको हक था, जिनके लिए हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारी पार्टी कहती आ रही है, हमारी पार्टी की नेता कहती आ रही हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप बात करते हैं करोड़ों करोड़ों, जो जब आप भाषण देते हैं यहां पर भी और लोकसभा में भी, आपने करोड़ों जो लोग हैं जो अपर कास्ट के, जो गरीब हैं, उनके लिए हम लेकर के आए। कहां तक बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? आपके पास लाखों की संख्या में तो नौकरी है नहीं। आपने सारे जितने पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन से उनको प्राइवेट कर दिया। आपने नौकरियां लेने का काम कर दिया। जिनका रिजर्वेशन का हक था उनको खत्म कर दिया। मैं जानना चाहूंगा माननीय पासवान जी से भी और गहलोत जी से भी कि आप माननीय मंत्री जी ये जरूर बताएं कि आप SC ST की बात करते हैं जिनका रिजर्वेशन पहले से है, कितना रिजर्वेशन बैकलॉग में बचा हुआ है, कितने रिजर्वेशन खाली, कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं? क्या आज के रोज माननीय राम गोपाल जी ने SC ST OBC का खाका खोला था, क्या उसको आप डिस्प्यूट करते हैं कि जितनी पोस्टें हैं वो तो आप भर नहीं रहे हैं? मुझे उम्मीद थी कि पासवान जी आज वहां पर हैं, कल इधर हो सकते हैं हो, लेकिन उनको जब वहां थे तो कम से कम SC ST का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सीटें भरवानी चाहिए थी, उनकी जो नौकरियां ले जा रही उनको रुकवाना चाहिए था और बल्कि उनको नौकरी दिलाने का काम करना चाहिए था। उसकी जगह आज पूरे देश में हर चीज ठेकेदारी में, प्राइवेट हाथों में दे दी गई है, नौकरियां ले ली गई, रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। जब नौकरियां है ही नहीं, जब SC ST OBC को नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, तो इन 10% के लिए आप कौन सी नौकरी ढूंढने जा रहे हैं? जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए। ये नौकरी आप कहां से निकालेंगे और कौन सी नौकरी में आप करोड़ों करोड़ों जो शब्द इस्तेमाल करते हैं आप हर भाषण में, आपने लोकसभा में हर मंत्री ने, हर व्यक्ति ने, यहां पर भी करोड़ों गरीब इसकी इंतजार कर रहा था। करोड़ों गरीब को इंतजार नहीं, करोड़ों आपने कहा था 2 करोड़ आप सालाना नौकरी देंगे। वो जितने 10 करोड़ के लोग हैं जो 10 साल 5 साल में इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे हैं 100 दिन का। ये 100 दिन कब खत्म होंगे और वो अपनी बटन दबा करके आपको कब बाहर करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। दावा करने का नतीजा क्या होता है? किसी को बेवकूफ बनाना, एक बार बेवकूफ बना लीजिए, लेकिन बराबर हमेशा हमेशा के लिए नहीं बना सकते। किसान आत्महत्या कर रहा है, परेशान है, उसके आप कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। आज जिस वर्ग में देख लीजिए हर आदमी परेशान है, शिक्षित अशिक्षित सबका सब। इसलिए हम लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपनी इन बातों परंतु अपनी इन बातों को कहते हुए धन्यवाद। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।